बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को पार्टी से भागे हुए 7 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन सभी विधायकों पर दल बदल कानून के साथ कार्रवाई करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इन सभी विधायकों के दूसरे पार्टी की सदस्यता लेते ही उनकी सदस्यता बीएसपी से रद्द कर दी जाएगी। वहीं मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने साजिश के तहत 7 विधायकों को तोड़ा है, उनका झूठा हलफनामा दिलवाया। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को उसकी ये हरकत भारी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी पर बीजेपी से साठगांठ करने का झूठा आरोप लगाया गया है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए अगर बीजेपी का साथ देना पड़े तो बीएसपी उसका साथ देगी। हालांकि मायावती पिछले 3 महीने से बीजेपी के प्रति काफ़ी नरम दिख रही हैं, तो शायद यूपी में अपनी साख को बचाने के लिए मायावती को लगता है कि बीजेपी से अच्छा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि यूपी में पहले ही बुआ और बबुआ की जोड़ी कमाल नहीं कर पाई है। तो ऐसे में मायावती के पास एक ही रास्ता है कि वो बीजेपी के साथ हैं। इसलिए वो समाजवादी पार्टी का खुलकर विरोध कर रही हैं कि शायद एमएलसी के चुनाव में उनकी बात बन जाए। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि जो बात मायावती कह रही हैं उस पर बीजेपी क्या विचार करती है। लेकिन इतना तो तय है कि मायावती ने बयान देकर साफ कर दिया है कि वो अब बीजेपी के साथ मिलकर काम करना चाहती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को टेरर फंडिंग केस में दिल्ली और श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की है। इसमें 6 नॉन प्रॉफिट संगठन और 9 अन्य जगह शामिल हैं। इसमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व प्रमुख जफरुल इस्लाम खान की संपत्ति भी शामिल है। दरअसल एनआईए ने गुरुवार को टेरर फंडिंग केस में छापेमारी में शक के बिना पर यह कार्रवाई की है। उन्हें शक है कि कुछ गैर सरकारी संगठन और ट्रस्ट धर्मार्थ गतिविधियों के नाम पर भारत और विदेशों से धन जुटा रहे हैं और फिर कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए उपयोग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। आपको बता दें कि जिन 6 एनजीओ पर एनआईए ने छापेमारी की है उनमें फलह-ए-आम ट्रस्ट, चैरिटी अलायंस, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जेके यतीम फाउंडेशन, सॉल्वेशन मूवमेंट और जेएनके वॉइस ऑफ विक्टिम्स शामिल है, जिसमें कि चैरिटी अलायंस और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन दिल्ली में है। वहीं बाकी सभी जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से काम करते हैं। जफरुल इस्लाम खान चैरिटी अलायंस के अध्यक्ष हैं और मिल्ली गज़ट अखबार के संस्थापक और संपादक हैं। एनआईए के अधिकारियों ने बुधवार को जेएनके कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी के संयोजक खुर्रम परवेज, उनके सहयोगी परवेज अहमद बुखारी, परवेज अहमद मट्टा और स्वाति शेषाद्री के घरों और ऑफिस में छापेमारी की थी। वहीं एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर्ड पर्सन्स के अध्यक्ष परवीना अहंगर, एनजीओ एट्राउड और ग्रेटर कैलाश ट्रस्ट पर भी छापेमारी हुई थी। पाकिस्तान कितनी भी भारत को डराने की आजमाइश कर ले, फिर भी भारत उसकी गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। इसके उलट वो खुद ही भारत की छोटी सी धमकी से खौफ के साए में आ जाता है। इस बात को साबित करता एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर हाल ही में देखने को मिला। ताज़ा मामले में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुलासा करते हुए कहा कि भारत के फाइटर प्लेन पायलट अभिनंदन वर्धमान को भारत के खौफ की वजह से पाकिस्तान ने छोड़ा था। पाकिस्तान की संसद में पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत से खौफ का खुलासा करते हुए कहा कि भारत के डर की वजह से पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई हुई थी। भारत को खुश करने के लिए अभिनंदन को छोड़ा गया था। वहीं पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि उस समय पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत उस पर हमला न कर दे। भारत के हमले की आशंका से उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना आ रहा था। सेना प्रमुख बाजवा को भारत के हमले का डर सता रहा था। आप खुद ही सुन लीजिए कि पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने क्या कहा। खुदा का वास्ता है, अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। अब इसी मामले में सत्ता पक्ष की तरफ से भी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी देश के प्रधानमंत्री की महिमा का बखान करने में कहाँ चूकते।
संबित पात्रा ने सीधे सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट करा। बता दें कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने हमले के लिए अपने फाइटर जेट भारत में भेजे थे, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 में उड़ान भरी थी। इस दौरान अभिनंदन का विमान क्रैश हो गया और POK में जा गिरा, जहां उनको पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव बनाया गया, जिसके बाद अभिनंदन को अटारी वाघा बॉर्डर से भारत वापस लौटाया गया था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कस्तूरबा अस्पताल इन दिनों बेहाल है। मरीजों को पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा है। वजह यह है कि इस अस्पताल में पिछले 4 महीनों से स्टाफ को सैलरी नहीं मिली। नाराज नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की 3 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक के कारण OPD और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। इस वजह से मरीज बिना इलाज वापस जाने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले इस अस्पताल में सैलरी नहीं मिलने से नाराज डॉक्टर और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन डॉक्टरों को 2 महीने की सैलरी देने के बाद अब नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने 3 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल की वजह से OPD और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। मरीजों को वापस गेट से बिना इलाज लौटना पड़ रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों का कहना है, जब प्रशासन ने डॉक्टर्स को तनख्वाह दे दी है तो हमें तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है। हम भी अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रशासन सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है। मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी है। मैं ECG डिपार्टमेंट में सीनियर टेक्नीशियन हूँ। आज हमारा ये 23-24 दिन हो गए हैं स्ट्राइक पे। हम रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं 9 से 12, और हमारा मेन एजेंडा तो वही है सैलरी का। हमें 4 महीने से सैलरी रुकी पड़ी है, और 4 महीने से हम लोगों की अर्थव्यवस्था, फैमिली अर्थव्यवस्था डमाडोल हो रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, जो लोग अपनी आजीविका के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अस्पताल में आ रहे हैं, आज वो विवश हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने में। कि हमारा धरना चल रहा है और हमारा वेतन पिछले 4 महीने से नहीं मिला है। हमारे मेयर साहब ने, हमारे माननीय मेयर साहब ने हमसे वादा करा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, दिल्ली सरकार से लेंगे। धरना भी दिया इन्होंने, सब कुछ दिया, लेकिन इन्होंने केवल एक कैटेगरी को, सीनियर डॉक्टर्स को सितंबर तक की सैलरी रिलीज कर दी है। ये हमारा अस्पताल का जो सेवा है समाज की, एक टीम वर्क होता है। एक कैटेगरी को दे देना और दूसरी कैटेगरी को ना देना। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 महीने से सैलरी न मिलने से इन्हें घर परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए हड़ताली कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि अगर हमें सैलरी नहीं मिली तो हम निगम के सभी अस्पतालों को ठप कर देंगे। इस स्ट्राइक की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी मरीजों को उठानी पड़ रही है। जो लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते भी हैं, उन्हें गेट से ही बगैर इलाज के वापस जाने को मजबूर कर दिया जाता है। वैसे प्रशासन और कर्मचारियों की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान मरीजों को उठाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 के मद्देनजर देश में दोबारा लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है। अगर सख्त उपाय नहीं किए गए तो मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि लॉकडाउन शुक्रवार से लागू होगा और 1 दिसंबर तक रहेगा। हालांकि देश में लगे पहले लॉकडाउन के मुकाबले इस बार ये अधिक लचीला रहेगा। इस दौरान सभी स्कूल, जनसेवाएं और ज़रूरी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन बाहर निकलने वालों को अपने साथ दस्तावेज रखने होंगे, जिससे पता चल सके वे ज़रूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। पुलिस इस काम को अंजाम देगी। इस दौरान बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। फ्रांस में कोरोना वायरस फिर से विकराल रूप धारण कर रहा है। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में 523 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो गई है, जो अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 33,417 नए मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार से मंगलवार के बीच फ्रांस में 1194 मामले बढ़ गए हैं।
इससे पहले मैक्रो कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रक्षा परिषद की 2 आपात बैठकें भी ले चुके हैं। बता दें कि यूरोप में इन दिनों लॉकडाउन के खिलाफ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सख्त लॉकडाउन से छूट दी जाए।